वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्योग्राफी बाय रोहतास सर। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज का जो हमारा मुख्य चैप्टर रहेगा, जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा इन्वायरमेंट साइंस से रिलेटेड है, जो कि बीए, बीएससी, बीकॉम यूनिवर्सिटी और कॉलेज लेवल के ऊपर जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट है, ईवीएस का जो कंपलसरी पेपर है उसके लिए। आज हम बात करने वाले हैं इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, यानी कि पर्यावरण संरक्षण के जो अधिनियम है उसके बारे में, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और राज्य सरकारों ने मिलकर बहुत से ऐसे एक्ट बनाए हैं जो टाइम टू टाइम जो है हमारे पर्यावरण को प्रोटेक्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन क्या है, पर्यावरण संरक्षण क्या है। तो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन इज ए प्रैक्टिस ऑफ प्रोटेक्टिंग द इन्वायरमेंट ऑन इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट लेवल। ये पर्यावरण को बचाने की एक मुहिम है, उसको संरक्षण रखने की एक मुहिम है, जो कि हम व्यक्तिगत स्तर के ऊपर या किसी ऑर्गेनाइजेशन या संस्था के स्तर पर और गवर्नमेंट लेवल के ऊपर हम इसको अपना सकते हैं, इसको प्रैक्टिस में ला सकते हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ द नेचुरल इन्वायरमेंट और द ह्यूमंस। ये नेचुरल इन्वायरमेंट के लिए बेनिफिट रहेगा और साथ साथ में ह्यूमन बींग्स के लिए इसका बेनिफिट होगा। द प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट इज नीडेड ड्यू टू द वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज़। आज जो हमारी वेरियस ह्यूमन जो एक्टिविटीज़ है उसकी वजह से आज हमारा जो इन्वायरमेंट है वो काफ़ी पोल्यूटेड हो चुका है और हमें इसको बचाने की काफ़ी ज़रूरत है, क्योंकि इन्वायरमेंट जो प्रोटेक्शन है आज एक बहुत ही चर्चा का विषय है और पर्यावरण का विनाश तीव्रता से हो रहा है, रैपिड गति से हो रहा है। जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हम कर रहे हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्रियल है, तो इससे इन्वायरमेंट का काफ़ी नुकसान हो रहा है, इन्वायरमेंट काफ़ी पोल्यूटेड हो रहा है और इस इन्वायरमेंट को पोल्यूटेड होने से बचाना ही या इसको सेव करना ही मतलब हमारा जो मेन मकसद रहेगा, जिसको हम इन्वायरमेंटल या इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के नाम से जानते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है इन्वायरमेंट को बचाने के लिए बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स बनाए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसके लिए बहुत सारे ऐसे लॉ बने, ऐसे कानून बने हैं जिसको हम तीन कैटेगरीज के अंदर रख सकते हैं। पहला हमारा है, इसके अंदर आता है जैसे कि सिंपल लॉ, यानी कि साधारण कानून। यह न्यायपालिका के आदेशों पर निर्भर करता है और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 372 यानी कि जो साधारण कानून पर आधारित है। इसके अनुसार यदि कोई व्यक्ति प्राकृतिक वातावरण को दुष्प्रभावित करता है तो उसे कानून सजा दे सकता है। दूसरा हमारा है इसके अंदर स्टेचुअरी, यानी कि जो स्टेचुअरी जो कानून या जो लॉ है, यह नियम प्रदूषण के नियंत्रण और उसको रोकने में काफ़ी हेल्पफुल है। इट प्रिवेंट द इन्वायरमेंट पोल्यूशन एंड ट्राई टू कंट्रोल और द इन्वायरमेंट पोल्यूशन। एंड थर्ड इसके अंदर आता है हमारा स्पेसिफिक लेजिस्लेशन, यानी कि विशिष्ट अधिनियम है, कुछ खास नियम बनाए हैं और जिनका संविधान में खास प्रावधान है। तो अब ये जो अनुच्छेद 48 क्या है, यानी कि जो आर्टिकल 48 क्या है, इसके अकॉर्डिंग क्या है, इसमें कुछ जो स्टेट जो गवर्नमेंट है उनको कुछ डायरेक्शन दिए गए हैं, दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिसके द्वारा राज्य पर्यावरण की सुरक्षा व सुधार के लिए प्रयासरत रहेगा और देश के वनों व वन्य जीव की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध होगा। यानी कि जो 48 जो क्या कहता है, आर्टिकल 48 क्या कहता है, द प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंट and safeguarding of the forest and wildlife. The state shall endeavor to protect and improve the environment and to safeguard the forest and wildlife of the country। यानी कि हमारे देश के जितने भी जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड हमारे फॉरेस्ट है या वाइल्ड लाइफ है, यानी कि जो वन्य जीव है, उनको बचाना और उनका प्रोटेक्ट करना ही क्या है, स्टेट गवर्नमेंट का दायित्व बनता है और सेंट्रल गवर्नमेंट है इस आर्टिकल 48 को अप्लाई करवाता है। तो ये था 48 यानी कि आर्टिकल 48, जिसके द्वारा देश हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और साथ साथ में जो स्टेट गवर्नमेंट है, दोनों मिलकर किस प्रकार से हम वनों का यानी कि फॉरेस्ट का और वन्य जीव जंतुओं को मतलब उनको सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं, कैसे उसको हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। दूसरा हमारा इसके अंदर आता है आर्टिकल 51G, यानी कि आर्टिकल जो 51G क्या कहता है, यह कहता है कि देश के हर नागरिक का यह मूल कर्तव्य होगा कि वह उसके प्राकृतिक पर्यावरण यानी कि जो नेचुरल इन्वायरमेंट है, जिसमें वन, झीलें, नदियां, जीवन शामिल है, की रक्षा व सुधार करेगा
तो हर प्रकार के जीव के प्रति संवेदनशील होगा। तो इसमें क्या है, हर एक नागरिक का ये मौलिक यानी कि जो हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, मॉरल दायित्व बनता है कि हम पर्यावरण की सुरक्षा करें। इट सेल्फ विद द ड्यूटी ऑफ एवरी इंडिविजुअल, हर एक नागरिक की ये ड्यूटी बनती है ऑफ इंडिया जो कि भारत के अंदर रह रहे हैं, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट। प्रोटेक्ट उसको संरक्षित करना, इम्प्रूव यानी कि सुधार के लिए, किसके सुधार के लिए, नेचुरल इन्वायरमेंट के लिए। तो नेचुरल इन्वायरमेंट का हम सुधार करें, उसको प्रोटेक्ट करें। इट शेल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी इंडिविजुअल और एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग द फॉरेस्ट, लेक, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ एंड टू हैव कंपैशन फॉर द लिविंग क्रिएचर। और हमें जो लिविंग क्रिएचर यानी कि जो जीव है उसके प्रति हमें संवेदनशील रहना चाहिए, हमें उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए। इट वाज इंसर्टेड इन 1976 ड्यूरिंग द 42 अमेंडमेंट ऑफ द इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारतीय जो संविधान है 42वां जो संशोधन हुआ था उसके अंदर 1960 के अंदर इसको जोड़ दिया गया था। तो ये दो प्रकार के जो आर्टिकल्स है जो हमारे इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। इसके साथ साथ में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे ऐसे लॉ बनाए, ऐसे कानून बनाए हैं जिसके द्वारा टाइम टू टाइम उनको अप्लाई करवा के, उनको इम्प्लीमेंट करवा के हम जो है पर्यावरण की सुरक्षा कर सकते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं वो कौन कौन से लॉ है, क्या क्या उनके कार्य हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर लॉ आता है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 यानी कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। एक्चुअली में ये जो नियम है ये 9 सितंबर 92 में बना था और इसके अनुसार वन्य जीव यानी कि जो हमारा वाइल्ड लाइफ है, किसी भी प्राणी, मधुमक्खियों, तितलियों या मछलियों, पतंगों, जलीय व भू वनस्पतियां जो किसी भी निवास का हिस्सा हो को कहते हैं। यानी कि द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 इज एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ये भारतीय संविधान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो लॉ है। इनेक्टेड टू प्रोटेक्शन ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल स्पेसीज, ये किसी भी एरिया के अंदर प्लांट्स यानी कि जो हमारी वनस्पति है, एनिमल यानी कि हमारी जो जीव जंतु है उनकी जो प्रजातियां है उनको संरक्षण से रिलेटेड है, उनको उनकी सुरक्षा से रिलेटेड है। इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया, ये पूरे इंडिया के अंदर मतलब इसको अप्लाई किया गया है, लागू किया है, एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ दिया जाए तो पूरे इंडिया के अंदर ये अप्लीकेबल होता है। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर में क्या है कि विच हैज़ इट्स ऑन वाइल्ड लाइफ एक्ट, जम्मू कश्मीर के अंदर अपना खुद का वाइल्ड लाइफ एक्ट है। तो इसलिए पूरे इंडिया के अंदर जम्मू कश्मीर को छोड़कर बाकी पूरे जो स्टेट है उनके ऊपर ये हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है अप्लीकेबल होता है। इट हैज़ 6 शेड्यूल विच गिव द वेरिंग डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन। इसके अंदर 6 शेड्यूल दिए गए हैं, 6 अनुसूचियाँ दी गई है जिसके अंदर अलग अलग प्रकार के प्रोटेक्शन के बारे में बताया गया है। ये तो थे इसकी ब्रीफ हिस्ट्री। अब इसके बात करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है। व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। पर्यावरण संरक्षण जो अधिनियम है उसके क्या क्या उद्देश्य है, इसके एम क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है। ऑब्जेक्टिव्स की यदि हम इसमें बात करें तो सबसे पहले इसमें बात करते हैं द प्रोहिबिशन ऑन द हंटिंग ऑफ स्पेसिफाइड वाइल्ड एनिमल्स, बर्ड एंड प्लांट्स। यानी कि जो विशेष प्रकार के कुछ जीव जंतु है या पेड़ पौधे हैं या प्लांट्स है या बर्ड्स है उनको मारने या उनको मारने के ऊपर क्या रोक लगा दी गई है। उसके सबसे पहला ये है कि उनके ऊपर रोक लगाई जाए। सेटिंग अप मैनेजमेंट ऑफ द नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यानी कि नेशनल पार्क बनाया जाए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाए, वन्य जीवन अभ्यारण्य बनाया जाए ताकि इनको ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रोटेक्शन कर सके, इनको हम सुरक्षा प्रदान कर सके। एंड कंट्रोल ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स इन वाइल्ड लाइफ एंड वाइल्ड लाइफ प्रोडक्ट, और जो इलीगल तरीके से जो पोचिंग एंड हंटिंग हो रही है, जो ट्रेड हो रहा है वाइल्ड लाइफ का, उनकी स्किन का, उनकी टस्क का, उनको कंट्रोल करना, उनको रोकना, ये मुख्य इसके उद्देश्य थे। इसके साथ साथ में इन्होंने जो सेंट्रल जू अथॉरिटी का जो भी गठन इसमें किया हुआ है और वन्य जीव सलाहकार बोर्ड का भी गठन किया हुआ है और इसको उनके अधिकार भी दिए गए हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इन्वायरमेंट जो प्रोटेक्शन एक्ट है वो काफ़ी उद्देश्यों को लेकर बना था ताकि हम किस प्रकार से जो हमारा इन्वायरमेंट है उसको प्रोटेक्ट कर सकें। अभी जो हमारा ये जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1972 बना था, इसके साथ साथ में और भी बहुत सारे जो है एक्ट बने थे
जिसमें से कुछ एक्ट की हम यहाँ पर बात करेंगे। जिसमें सबसे पहला यदि हम बात करें तो प्रोजेक्ट लाइन, यानी कि जो शेर परियोजना है, यानी कि शेरों को बचाने की जो परियोजना है, ये आया था 1972 के अंदर। इस्टेब्लिश द गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसके तहत जो है गुजरात के अंदर गिर जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसकी स्थापना की गई, ताकि हम जो एशियाटिक लाइन यानी कि एशियाई जो शेर है उनको बचाया जा सके, उनको संरक्षण प्रदान किया जा सके। इसके बाद में आया था टाइगर प्रोजेक्ट, यानी कि प्रोजेक्ट टाइगर जिसको हम कहते हैं, बाघ परियोजना। ये कब इस्टेब्लिश हुई थी? ये 1 अप्रैल 1974 को। At present, there are 51 tiger reserves in India which are governed by the Project Tiger, which is administered by the National Tiger Conservation Authority। यानी कि आज यदि हम बात करें तो पूरे इंडिया के अंदर 51 जो है जो टाइगर रिजर्व्स है, जो शेर जो संरक्षण से संबंधित परियोजनाएं हैं, जो कि सॉरी जो चीता को यानी कि जो बाघ है उनको बचाने की ये परियोजना है। और इसकी जो अथॉरिटी है वो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है, जो कि क्या इन सब मामलों को जो कंट्रोल करती है, उनके पीछे देखभाल करती है। उसके बाद में फिर आया था क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट है, यानी कि मगरमच्छ प्रजनन जो परियोजना है, ये 1974 के अंदर शुरू गई थी और अप्लीकेबल हुई 1975 में। 1975 द इंडियन क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट वाज सेट अप अंडर द ऑस्पिस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशियली इन ओडिशा। इसकी जो शुरुआत है वो उड़ीसा से हुई थी। तो ये कुछ और जो एक्ट है, जो प्रोजेक्ट है, जो कि वाइल्ड लाइफ जो प्रोजेक्ट जो एक्ट था हमारा, वन्य जीव संरक्षण जो अधिनियम था, उसके साथ साथ में इनको भी लागू किया गया था, ताकि दूसरे प्रकार के जो हमारे रेयर जो इंडेंजर्ड स्पेसीज है, जो दुर्लभ या जो जो खतरे वाले जो मतलब आने वाले टाइम में जिनको खतरा हो सकता है या जो लुप्त हो सकते हैं, इस प्रकार के जो एनिमल्स को बचाने की ये एक मुहिम थी, जो कि वाइल्ड लाइफ प्रोजेक्ट या प्रोटेक्शन एक्ट के नाम से जाने जाती है। और इसके साथ साथ में अदर जो एक्ट है, जैसे कि प्रोजेक्ट लाइन है, प्रोजेक्ट टाइगर है, प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल है, प्रोजेक्ट एलिफेंट्स है, इस प्रकार के बहुत सारे प्रोजेक्ट है वो इम्प्लीमेंट हुए थे। नेक्स्ट जानने की कोशिश करते हैं कि जो ड्रॉबैक्स क्या रहे, ड्रॉबैक्स ऑफ एक्ट 1972, यानी कि हमारा जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है उसके अप्लीकेबल होने के बाद भी उसमें कुछ कमियां रही। तो जानने की कोशिश करते हैं कि वो कौन कौन सी कमियां थी। द सम ऑफ द मेजर ड्रॉबैक्स ऑफ द एक्ट इंक्लूडिंग द मील्स पेनल्टी टू द ऑफेंडर्स, इलीगल वाइल्ड लाइफ trade in Jammu and Kashmir, the personal ownership certificates for the animal articles like tiger and leopard skins, and no coverage of the foreign endangered wildlife, the pitiable condition of the wildlife in mobile zones। यानी कि कुछ ये कमियां जो थी, जिसमें सबसे पहले बात करें तो अधिनियम की जो प्रमुख कमियां थी उसमें सबसे पहले उनका था हल्का जुर्माना। यानी कि जो भी कोई इलीगली ट्रेड करता हुआ या पकड़ा जाता था तो उसको क्या है, पेनल्टी जो है मिल पेनल्टी, यानी कि हल्का जुर्माना जिसको हम बोलते हैं, लगाया जाता था। उसके बाद में जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो जितने भी जो वाइल्ड लाइफ जो ट्रेड करते हैं उसमें वो अवैध रूप से, इलीगल रूप से वो करते थे, उनके ऊपर कोई जो कंट्रोल नहीं था। उसके साथ साथ में बाघ और तेंदुओं की खाले जैसे जानवरों की वस्तुओं के लिए व्यक्तिगत स्वामित्व प्रमाण पत्र, यानी कि बहुत सारे लोग जो है अपना जो पर्सनल ऑनरशिप सर्टिफिकेट बनवा लेते थे और उसी से फिर क्या वो उनकी वो ट्रेडिंग करते थे। साथ साथ में विदेशी लुप्त प्राय वन्य जीवों का कोई कवरेज नहीं होना, यानी कि जो जो दूसरे जो हमारे फॉरेन जो इंडेंजर्ड वाइल्ड लाइफ है उनकी कोई कवरेज नहीं थी। और मोबाइल चिड़ियाघरों में वन्य जीवों की दयनीय स्थिति और बहुत कम शामिल थी। ठीक है, तो ये पीटेबल कंडीशन थी किसकी, जो मोबाइल जोन थे या मोबाइल जूज थे, ठीक है, उनकी। तो दीज आर द सम ड्रॉबैक्स वाइल इम्प्लीमेंटिंग द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। तो इसमें कहीं ना कहीं कुछ कमियां रही, फिर भी इन कमियों के बावजूद भी जो ये काफ़ी सफल है और बहुत सारे हमारे जो वाइल्ड लाइफ जो एनिमल्स थे, प्लांट थे, उनको हमने प्रोटेक्ट किया और आज उनकी संख्या काफ़ी इंक्रीज हो रही है। नेक्स्ट इसी प्रकार का जो एक्ट है वो है द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1972, जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम। यानी कि जल का जो प्रदूषण हो रहा है, वाटर जो पोल्यूशन हो रहा है, उसको हम कैसे प्रिवेंट करें, कैसे उसको कंट्रोल करें, हाउ टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल द वाटर पोल्यूशन। तो इसी के ऊपर एक एक्ट बनाया गया जो कि इम्प्लीमेंट हुआ 1972 के अंदर।
The government has formulated this act in 1970 to be able to the prevent pollution of the water by industrial, agriculture, household, यानी कि जो उद्योगों के द्वारा या कृषि के द्वारा या हम जो घरेलू जो वाटर यूज करते हैं घरों के द्वारा डोमेस्टिक जो पर्पज़ के लिए, तो किस प्रकार से जो हमारा वेस्ट वाटर है वो पोल्यूटेड हो रहा है या वाटर को हम कंटेमिनेटेड कर रहे थे, दूषित कर रहे थे, इनको प्रिवेंशन करने के लिए, उसको रोकने के लिए और उसको कंट्रोल करने के लिए जो है कानून बना था। तो इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो सबसे पहले इनका जो मेंटेनेंस एंड रिस्टोरेशन ऑफ क्वालिटी ऑफ वाटर है। सबसे पहले जो वाटर की जो क्वालिटी है, सबसे पहले ये है कि इट प्रोवाइड मेंटेनेंस एंड रिस्टोरेशन ऑफ द क्वालिटी ऑफ ऑल टाइप ऑफ सरफेस एंड ग्राउंड वाटर, यानी कि हमारा जो धरातलीय जो जल है साथ साथ में जो ग्राउंड वाटर है उसको हम कैसे मेंटेन करें, कैसे उसको रिस्टोर करें। तो एक तो पहला इसका ये था मेन जो हमारा पर्पस था। दूसरा इसके जो ऑब्जेक्टिव था हमारा, इट प्रोवाइड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंटर एंड स्टेट बोर्ड फॉर द पोल्यूशन कंट्रोल। इसके तहत जो है सेंट्रल लेवल के ऊपर यानी कि केंद्रीय जल प्रदूषण बोर्ड और राज्य जल प्रदूषण बोर्ड या जो जल नियंत्रण जो बोर्ड है उनकी स्थापना की गई, ताकि वो सेंटर अपने पूरे इंडिया लेवल के ऊपर और जो स्टेट है अपने स्टेट लेवल के ऊपर उनको चेकआउट कर सके और उसको कंट्रोल कर सके। इट कन्फर्म विद द पावर एंड फंक्शन टू द कंट्रोल पोल्यूशन, और इसके साथ साथ उन्होंने कुछ फंक्शन और कुछ पावर यानी शक्तियाँ दी जिससे क्या है हम वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। The Act has provision for the fund, budgets, accounts and audit of the central and state pollution control board, यानी कि स्टेट और सेंट्रल के जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बने थे उनको प्रोविजन दिया गया किसका, फंड का, बजट उनको दिया गया, अकाउंट्स वगैरह का एंड ऑडिट का, ताकि जो भी वो एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं उसको हम एक सिस्टमेटिक वे से जो है अप्लाई करवा सकें। द एक्ट में मेक प्रोविजन फॉर द वेरियस पेनल्टीज, इसके साथ साथ में कुछ पेनल्टीज भी लगाई फॉर द डिफाल्टर एंड द प्रोसीजर फॉर द सेम। ठीक है, तो जो लोग डिफाल्टर थे या जिस स्टेट के लेवल पे या सेंटर की बात करें तो मतलब जो इस के तहत या पानी को अच्छी तरह से जो यूज़ नहीं कर पा रहे थे तो उसके लिए कुछ पेनल्टीज का भी जो है प्रावधान किया गया, ताकि जुर्माना जब लगेगा तो उसको हम क्या है कंट्रोल कर सकें या किसी भी तरीके से उसको हम रोक सकें। तो द एयर प्रिवेंशन एंड इसी के साथ साथ में फिर जो नेक्स्ट हमारा जो बना था ये था 1981 के अंदर वायु रोकथाम और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वायु रोकथाम और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। इसके साथ जो हमारे कुछ जो वर्क थे इसके अंदर, जिसमें हमने हमारा जो जल प्रदूषण था इसके अंदर जो हमारा केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड है उसके जो कार्य थे पानी की गुणवत्ता को मापना और विभिन्न जो है जो राजकीय बोर्ड है यानी कि जो स्टेट बोर्ड है उनको सहायता देना या उनको परामर्श देना। इसके बाद में जो नेक्स्ट आया है वो है हमारा वायु प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1981, द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981। ये जो था इसमें मुख्य इसके जो उद्देश्य थे कि वायु प्रदूषण की रोकथाम की जाए, उस पर नियंत्रण किया जाए, उसका निवारण किया जाए और राज्यकीय व केंद्रीय प्रदूषण बोर्डों की स्थापना की जाए। द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981 इज ए सेंट्रल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, ये पार्लियामेंट का एक एक्ट था, अधिनियम था, ला था, विच प्रोवाइड्स फॉर द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन, जो एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने में, प्रिवेंशन रोकने में, एंड मेंटेन द गुड क्वालिटी ऑफ वाटर, और पानी की अच्छी गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए ये कानून बनाया गया था। इसके साथ साथ में इट ऑल्सो प्रोवाइड फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट बोर्ड, इन्होंने फिर क्या इसके साथ साथ में एक सेंट्रल बोर्ड का गठन किया गया, एक स्टेट बोर्ड का गठन किया गया, किसके लिए, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन, यानी कि जो हमारा वायु प्रदूषण है उसको रोकने के लिए और उसके जो प्रिवेंशन उसको कैसे कम रोकने के लिए और उसको नियंत्रण करने के लिए ये दो प्रकार के जो है बोर्ड बनाए गए। इट इज़ ऑल्सो अप्लीकेबल टू द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, ये भी जो है वाइल्ड लाइफ एक्ट की तरह जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे इंडिया के अंदर ये अप्लीकेबल है। अब इसके अंदर हम बात करते हैं सबसे पहले जो केंद्रीय जो वायु प्रदूषण बोर्ड है उसके क्या क्या मेन फंक्शन है, मेन क्या क्या इसके कार्य है, क्योंकि यहाँ पर दो लेवल के हम बात करेंगे। पहला हमारा रहेगा केंद्रीय वायु रोकथाम और प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1981 के कार्य,
द फंक्शन ऑफ द सेंट्रल प्रिवेंशन एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट 1981। उसके बाद हम स्टेट की बात करेंगे तो इसमें सबसे पहला जो इसके अंदर आया था एडवाइस टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसके बनने से क्या हुआ कि इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ एडवाइस दिए, यानी कि ये परामर्श देता है, कुछ दिशा निर्देश देता है। इसके साथ साथ में टू बी एग्जीक्यूटेड ए नेशन वाइड प्रोग्राम, यानी कि एक राष्ट्रीय स्तर का प्रोग्राम जो है एग्जीक्यूट करवाते हैं, ये लागू करवाते हैं, ताकि हम पूरे देश के अंदर, पूरे राज्यों के अंदर या पूरे इंडिया के अंदर जो है हम किस प्रकार से प्लान बनाएं और क्या इसके कॉजेज है, मतलब जो एयर पोल्यूशन है क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसके बारे में पूरी एक परियोजना लागू की जाए ताकि उसको हम रोक सकें। टेक्निकल असिस्टेंट एंड गाइडेंस, जहाँ तक बात है कि ये जो हमारे जितने भी जो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उनको तकनीकी जो सहायता प्रदान करते हैं, गाइड भी करते हैं टाइम टू टाइम। दे ऑल्सो स्पॉन्सर इन्वेस्टिगेशन एंड रिसर्च रिलेटेड। ये इसके साथ साथ में ये क्या करते हैं कि जो जो सेंट्रल जो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उस स्पॉन्सर इन्वेस्टिगेशन एंड रिसर्च, इन्वेस्टिगेट छानबीन भी करते हैं, रिसर्च भी करवाते हैं इसके ऊपर कि कितना हमारा जो है पोल्यूशन कम हुआ है, कितना बड़ा है, एयर की क्वालिटी क्या है, रिलेटेड टू द प्रिवेंशन कंट्रोल एंड अबेटमेंट ऑफ द एयर पोल्यूशन। इसके बाद टू कलेक्ट कंपाइल एंड पब्लिश टेक्निकल एंड स्टेटिस्टिकल डाटा। ये क्या करते हैं कि जो भी जो डेटा है किसी एयर पोल्यूशन से रिलेटेड है उसको पहले कलेक्ट करते हैं स्टेट बोर्ड से, उनको कंपाइल करते हैं और फिर उसको पब्लिश करवाते हैं ताकि लोगों तक ये जानकारी है, जो हमारा जो स्टेट है उनको तक जानकारी पहुंच सके कि किस प्रकार से हमारा जो ये बोर्ड है वर्क कर रहा है और कितना हद तक हमने जो एयर पोल्यूशन को कंट्रोल किया है, एंड टू ले डाउन द स्टैंडर्ड फॉर द क्वालिटी ऑफ एयर। और साथ साथ में एयर की क्वालिटी को भी किस तरह से मेंटेन करना है या किस तरह से उसकी गुणवत्ता की बनाए रखना है, इसके ऊपर भी ये वर्क करते हैं। तो मेजर कार्यों की इसके अंदर यही है कि ये जो हमारा जो सेंट्रल ये एडवाइस देता है, स्टेट बोर्ड को देता है, इसके साथ साथ में जो पूरे भारत के लिए अलग अलग तरह के प्रोग्राम जो ऑर्गेनाइज करवाते हैं और तकनीकी सहायता और गाइड यानी कि परामर्श देते हैं स्टेट बोर्ड को। इसके साथ साथ में उसके ऊपर रिसर्च भी करवाते हैं और साथ साथ में टेक्निकल एंड स्टैटिस्टिकल जो डाटा है उसको पब्लिश करवाते हैं और जो वायु है उसकी क्वालिटी को एश्योर करते हैं कि हमारी जो वायु की क्वालिटी है उसका स्टैंडर्ड बना रहे। नेक्स्ट हमारे इसके अंदर आता है कि जो स्टेट कंट्रोल पोल्यूशन बोर्ड है, एयर पोल्यूशन बोर्ड है, उसके क्या कार्य हैं और किस प्रकार से वो काम करते हैं। तो यदि हम बात करें तो राज्य बोर्डों के कार्य की, तो सबसे पहले जो वायु प्रदूषण संबंधी विषयों पर राज्य सरकारों को परामर्श देना, यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट है उनको वो जो है गाइडेंस करते हैं टाइम टू टाइम। और दूसरा है समय समय पर वायु की जो गुणवत्ता है यानी कि जो क्वालिटी ऑफ एयर है उसको मेजर करते हैं और प्रदूषण को कम करने के उपाय बताते हैं। टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन रिलेटिंग वाटर एयर पोल्यूशन एंड टू इंकरेज कंडक्ट पार्टिसिपेट इन्वेस्टिगेशन एंड रिसर्च रिलेटिंग टू प्रॉब्लम्स ऑफ द वाटर पोल्यूशन, यानी कि वाटर और एयर से रिलेटेड डाटा को कलेक्ट करते हैं वो, और इसके साथ साथ में बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स है, लोगों को पार्टिसिपेशन करवाते हैं, कंडक्ट करवाते हैं और इससे रिलेटेड रिसर्च भी करवाते हैं ताकि हम ये जान सकें कि जो हमारा वाटर पोल्यूशन है या जो एयर पोल्यूशन है कितना हुआ है और उसको हमने कितने हद तक उसको कम किया है। टू प्लान ए कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम थ्रू मास मीडिया, यानी कि जो हमारा जन संचार माध्यम है इसके द्वारा एक बहुत बड़ा जो प्लान भी करते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम भी करवाते हैं। टू प्रिवेंशन कंट्रोल एंड अमेंडमेंट ऑफ द एयर वाटर पोल्यूशन, कैसे हम जो वाटर के पोल्यूशन के पीछे या उसकी रोकथाम के पीछे जो जन संचार जो है या मास मीडिया उसका क्या रोल है, उसके द्वारा जो लोगों को अवेयरनेस भी करवाते हैं, टाइम टू टाइम बड़े बड़े प्रोग्राम्स भी करवाते हैं कि किस प्रकार हमें जो एयर की जो क्वालिटी है उसको मेंटेन रखना है, कैसे उसको हमें चेक आउट करना है, एंड हाउ टू स्टॉप द एयर एंड वाटर पोल्यूशन। टू एडवाइस द सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट, ये क्या करते हैं सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को एडवाइस भी देते हैं टाइम टू टाइम इन एनी मैटर कंसर्निंग द प्रिवेंशन कंट्रोल एंड अमेंडमेंट ऑफ द एयर वाटर पोल्यूशन। एयर की क्वालिटी को मेंटेन रखने के लिए या उसको प्रदूषण को कम करने के लिए और उसको रोकने के लिए टाइम टू टाइम स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को एडवाइस भी प्रोवाइड करवाते हैं। इसके बाद में
जो एक एक्ट आया था फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1981, यानी कि जो हमारा वन्य संरक्षण अधिनियम है 1980, ये क्या कहता है कि इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट द 31st ईयर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की आज़ादी के 31st ईयर के बाद जो है ये इनेक्ट हुआ। The Forest Conservation Act 1980 act as the Parliament of India to provide for the conservation of the forest and for matter connecting therefore or ancillary or incidental, यानी कि जितने भी जो हमारे वन और उससे संबंधित जितने भी जो एक्ट है या उनसे रिलेटेड जो मैटर है या उसको हमें कैसे कंट्रोल करना है, कैसे उसको कंजर्व करना है, इससे संबंधित ये जो मैटर है ये प्रोवाइड करवाता है। इट वॉज फर्दर अमेंडमेंट इन 1988, ये 1988 के अंदर या 1988 के अंदर इसको फिर क्या इसमें संशोधन कुछ किया गया, अमेंडमेंट किया गया इसके अंदर। दिस लॉ एक्सटेंड टू द होल कंट्री ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे इंडिया के अंदर ये अप्लीकेबल हुआ, लागू हुआ। इट वाज इनेक्टेड बाय पार्लियामेंट ऑफ इंडिया टू कंट्रोल फर्दर डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट एरिया इन इंडिया, कि किस प्रकार से हम डिफॉरेस्टेशन को रोक सकें। डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है कि वनों की कटाई, टू कट द फॉरेस्ट फॉर द कमर्शियल एंड डोमेस्टिक यूज, और किस प्रकार से हम फॉरेस्ट एरिया को इंक्रीज करें। द एक्ट कैम इनटू फोर्स ऑन 25 अक्टूबर 1981। इट हैज़ 5 सेक्शन, इसके अंदर 5 सेक्शन थे, 5 अलग अलग, जो 25 अक्टूबर 1980 को ये अप्लीकेबल हुआ। इसकी हिस्ट्री की दिन बात करें तो इंडिया फॉरेस्ट एक्ट 1927, सबसे पहले 1927 के अंदर ये एक्ट बना था, जो कि जो रिजर्व प्रोटेक्टेड एंड विलेज ऑफ फॉरेस्ट है उससे रिलेटेड था। इसके बाद में इंडियन फॉरेस्ट पॉलिसी आई थी 1951 के अंदर, फोकस ऑन रिवेन्यू, ठीक है, 1951 के अंदर। फिर इसके अंदर ये बात करें कि 1992 के अंदर 23rd एंड 24th अमेंडमेंट हुआ, इसके अंदर 72वां और 74वां जो संशोधन, गिव द स्टेट एबिलिटी टू प्रोवाइड पावर टू द लोकल पंचायत। फिर इसमें क्या है, स्टेट की एबिलिटी को देखते हुए उन्होंने लोकल पंचायत को पावर दे दी, ताकि क्या वो अपने एरिया के अंदर फॉरेस्ट कवर को प्रोटेक्ट कर सके या उसको कैसे बचा सके। फॉरेस्ट्री, India is one of the 10 most forest-rich countries. The contributed 22% the country's areas and 1.7% to the GDP in 2002. In 2010, the contribution to the GDP dropped to 0.91, यानी कि हम देख सकते हैं कि 2002 के अंदर GDP का यदि हम उनकी बात करें, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में इनका कंट्रीब्यूशन करें तो 1.7% था, जो कि 2010 के अंदर 0.9% हो गया। इसका मतलब फॉरेस्ट जो कवर एरिया है वो धीरे धीरे डिग्रेडेड हुआ, डिफॉरेस्टेड हुआ, इससे हमारे पर्यावरण को काफ़ी नुकसान हुआ। आगे और इसमें बात करते हैं कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1981 इसके क्या एम एंड ऑब्जेक्टिव थे। द ऑब्जेक्टिव क्या थे, प्रोवाइड फॉर द प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेस्ट। सबसे पहले कि फॉरेस्ट जितना जो भी जो जंगल है या वन है उनको क्या करना, प्रोटेक्शन देना, संरक्षण देना, और कंजर्वेशन उनका संरक्षण करना, उनको सुरक्षा देना, उनका कंजर्वेशन करना। अंडर द एक्ट स्टेट गवर्नमेंट में रेगुलेट और प्रोहिबिट एनी फॉरेस्ट द क्लियरिंग ऑफ लैंड फॉर कल्टीवेशन। इसके तहत राज्य सरकारों को ये निर्देश दिए गए या वो स्टेट गवर्नमेंट रेगुलेट करे या प्रोहिबिट करे, यानी कि मनाही कर सकता है एनी फॉरेस्ट, किसी भी फॉरेस्ट को मतलब काटने से, क्लियरिंग करने से, लैंड फॉर कल्टीवेशन जो कि हम एग्रीकल्चर के लिए जिसका यूज़ करते हैं, यानी कि कृषि के लिए किसी भी वनों को काटना जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको रोक सकती है। पास्चरिंग ऑफ कैटल, यानी कि पशुओं को चराने से संबंधित यदि पशुओं से नुकसान हो रहा है फॉरेस्ट को तो स्टेट गवर्नमेंट उसको रोक सकती है। और क्लियरिंग द वेजिटेशन फॉर एनी ऑफ द फॉलोइंग पर्पज, और किसी भी ये जो निम्नलिखित जो पर्पज दिए गए हैं इनके लिए फॉरेस्ट को क्लियर करना या काटना, ये इनके ऊपर भी जो स्टेट गवर्नमेंट ने कंट्रोल किया हुआ है। सबसे पहला इसमें प्रोटेक्शन अगेंस्ट नेचुरल हैजर्ड्स, नेचुरल हैजर्ड्स को रोकने के लिए यदि फॉरेस्ट की कटाई की जा रही है तो स्टेट गवर्नमेंट उसको जो प्रिवेंशन कर सकती है उसको रेगुलेट कर सकती है। इसके साथ साथ में मतलब ये कहते हैं द मेंटेन ऑफ वाटर सप्लाई इन द एक्वाफर, वाटर सप्लाई की जो एक्वाफर के अंदर वाटर सप्लाई को मेंटेन करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट चेकआउट कर सकती है। प्रोटेक्शन ऑफ लाइन ऑफ कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन, प्रिजर्वेशन ऑफ द पब्लिक हेल्थ एंड मैंडेटरी फॉर द लैंड ऑनर, ये लैंड ऑनर के लिए मैंडेटरी भी किया हुआ था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत के अंदर जो वन संरक्षण जो अधिनियम आया था 1981,
इसमें सबसे पहले कि यदि हम और बात करें तो इसमें वन भूमि के जो गैर वन संबंधित जो कार्यों के लिए प्रयोग की अनुमति लेना जरूरी है। सबसे पहले हमें किसी भी फॉरेस्ट को क्लियर करना है तो बिफोर क्लियरिंग एनी पैचेज ऑफ द फॉरेस्ट फर्स्ट वी हैव टू टेक द परमिशन फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट। प्राकृतिक और रोपित दोनों तरह के वनों का संरक्षण जरूरी है। प्लांटेड और हमारा जो नेचुरल फॉरेस्ट है उसको हमें मतलब डिफोरेस्टेशन होने से बचाना है। गैर कानूनी वन की कटाई पूर्णतः बंद हो गई और 3000 फीट समुद्र से यदि बात करें ऊंचाई पर किसी भी क्षेत्र में पेड़ काटने पर मनाही होगी। वृक्षारोपण कार्यक्रम का जो आरंभ किया जाए एफोरेस्टेशन के, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे पर्पस थे जिसको लेकर जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1981 जो हमारा लागू हुआ, और इसमें कुछ संशोधन भी हुआ। 1992 के अंदर वनों में फसलों को उगाने की आज्ञा नहीं थी और खनन जो माइनिंग एक्टिविटी है उसको कंट्रोल या उसको स्टॉप कर दिया गया। जहाँ पर मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया है वहाँ पर माइनिंग एक्टिविटी को स्टॉप कर दिया गया। इसके बाद में फिर आता है हमारा इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम जो है हमारा 1986 है, इसके बारे में बात करेंगे। ये पूरे पर्यावरण से रिलेटेड था, किस प्रकार से हम पर्यावरण को जो है प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ए कॉम्प्रिहेंसिव एक्ट कॉल्ड द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, यानी कि पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम एक समावेशित जो नियम था या कानून था जो 1986 के अंदर बना था। विद द सोल मोटिव ऑफ प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट, इसका मेन मोटिव क्या था, इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि हमारे चारों ओर के इन्वायरमेंट को बचाना। दिस एक्ट प्रोवाइड फॉर द दिस प्रोवाइड एक्ट for the protection and the improvement of environment and for the matter connecting therewith. The Environment Protection Act 1986 came into force from 19th November, 19 नवंबर को ये जो है लागू हुआ 1986 के अंदर, और पब्लिश इन द गेजेट ऑफ इंडिया ऑन 12th नवंबर 1986। यानी कि गवर्नमेंट का जो गेजेटी है उसके अंदर ये 12 नवंबर को पब्लिश हुआ और 19 नवंबर 1986 से ये अप्लीकेबल हुआ। तो ये इसकी थी ब्रीफ हिस्ट्री, द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, स्कोप एंड स्कीम ऑफ द एक्ट। ये आप देखते हैं इसके कि जो स्कीम और स्कोप क्या है इसके, यानी क्षेत्र और इसकी क्या स्कीम है। कम इनटू फोर्स ऑन 19 नवंबर 1986, जैसा कि इसका जो कब से ये कार्य करना शुरू किया, यानी कि 19 नवंबर 1986 को, और पूरे इंडिया के लिए इसको अप्लाई किया गया, एक्सटेंड टू द होल इंडिया। और फिक्स इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन पर्सन केयरिंग, यानी कि जो इंडस्ट्री को ऑपरेट कर रहे हैं या जो हैंडलिंग हैजर्डियस जो सब्सटेंसेस को हैंडल कर रहे हैं उन लोगों के ऊपर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को मतलब फिक्स कर दिया गया कि आप उनको जो प्रॉपर तरीके से उसको हैंडल करेंगे। टू कंपाइल विद सर्टेन सेफ्टी नॉर्म्स फॉर द प्रिवेंशन कंट्रोल एंड अमेंडमेंट ऑफ द इन्वायरमेंट पॉल्यूशन, और कुछ कहीं कहीं पर इन्वायरमेंट पॉल्यूशन से रिलेटेड अमेंडमेंट उसमें किए गए, प्रिवेंशन किए गए, सेफ्टी के जो नॉर्म्स है उसमें कहीं कहीं जो है सुधार किए गए। एंड ग्रांटेड पावर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, और सेंट्रल गवर्नमेंट को इसकी पावर दे दी गई कि आप जो है इस इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन जो एक्ट है इसको पूरी तरह से अप्लाई करवाएंगे और इसको ऑपरेशन में लाएंगे। तो इसके बाद जो है इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे। तो EPA जो है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव्स की बात करें इसमें सबसे पहला है प्रोवाइड द प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट को संरक्षण प्रदान करना और उसमें सुधार लाना, हमारा जो पर्यावरण है उसमें सुधार लाने की कोशिश करना। उसके बाद प्रिवेंशन ऑफ हैजर्ड्स टू द ह्यूमन बीइंग्स, ह्यूमन बीइंग्स मतलब हैजर्ड्स के दौरान ह्यूमन बीइंग्स में जो बहुत सारे हैजर्ड्स हो रहे हैं, लाइक द प्रिवेंशन ऑफ हैजर्ड्स टू द ह्यूमन बीइंग्स के लिए हैजर्ड्स को रोकना। अदर लिविंग क्रिएचर, प्लांट्स एंड प्रॉपर्टीज, प्लांट एंड प्रॉपर्टीज को जो नुकसान हमारा होता है, प्लांट्स को होता है, प्रॉपर्टीज को होता है, ह्यूमन बीइंग्स को होता है, उस प्रकार के नुकसान को मिनिमाइज करना। फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल फॉर इन्वायरमेंट पॉल्यूशन, इन्वायरमेंट पॉल्यूशन को कंट्रोल करना, उनको सुरक्षा प्रदान करना। द लेइंग स्टैंडर्ड ऑफ द क्वालिटी ऑफ इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट की क्वालिटी को जो है निश्चित करना।
सेफ गार्ड फॉर हैंडलिंग हैजेरियस सब्सटेंसेज यानी कोई भी हैजर्स आ जाती है, चाहे फ्लड है, कोई महामारी फैल जाती है, तो उसको कैसे हैंडल्स करना है, उनके जो लोग लगे हैं उस काम के लिए उनको सेफ गार्ड प्रदान करना, सुरक्षा प्रदान करना, एंड रिसर्च रिलेटिंग टू द इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन और इन्वायरमेंट पॉल्यूशन से संबंधित रिसर्च कंडक्ट करवाना, ताकि हम ये आइडिया लगा सकें कि किस प्रकार से जो है इन्वायरमेंट पोल्यूटेड हो रहा है, हम किस किस हद तक उसको मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं या इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इसके बाद में पब्लिक अवेयरनेस यानी कि पर्यावरण के बारे में जन जागरूकता बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक पीपल्स इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तब कोई भी गवर्नमेंट जो एक्ट है वो पूरी तरीके से अप्लीकेबल नहीं हो सकती। सो द पब्लिक अवेयरनेस टू द इन्वायरमेंट इशू कैन बी क्रिएटेड, हम किस प्रकार से लोगों के अंदर ये जागरूकता पैदा कर सकते हैं, उसमें सबसे पहला जो पॉइंट है द मेकिंग पीपल रियलाइज टू इम्पोर्टेंस द प्रॉब्लम ऑफ इन्वायरमेंट इश्यूज की जो प्रॉब्लम्स है उनकी इम्पोर्टेंस है उसको लोगों तक पहुंचाना। एक तो प्रॉब्लम बताएंगे, एक इसकी इम्पोर्टेंस बताएंगे तो लोग उसको समझ पाएंगे। मेकिंग पीपल कॉन्शियस फॉर द इन्वायरमेंट कंजर्वेशन, लोगों को इन्वायरमेंट कंजर्वेशन संरक्षण से संबंधित लोगों को उसमें संवेदनशील बनाना। क्रिएटिंग अवेयरनेस, लोगों में जन जागरूकता या जागृति पैदा करना। कंडक्टिंग मीटिंग टू डिस्कस द प्रॉब्लम ऑफ द इन्वायरमेंट की प्रॉब्लम्स की जो प्रॉब्लम्स होती है उसको डिस्कस करने के लिए मीटिंग जो है कंडक्ट करवाना, ताकि लोगों को पता लगे कि इन्वायरमेंट किस प्रकार की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है या किस प्रकार से वो हमारे लिए हार्मफुल हो रहा है, तो हम कैसे हाउ टू कंट्रोल और इन्वायरमेंट पॉल्यूशन एंड फॉर द सेफ गार्ड ऑफ द ह्यूमन बींग्स ऑफ द सोसाइटी। एक्सपोजिंग इन्वायरमेंट प्रॉब्लम्स थ्रू द आर्टिकल्स इन द न्यूज़पेपर, हम न्यूज़पेपर के अंदर आर्टिकल्स भी देकर या इन्वायरमेंट पॉल्यूशन से रिलेटेड जो हमारे एक्सपोज है उसको हम पब्लिक के सामने ला सकते हैं, सो दैट पीपल कैन ऑल्सो अवेयर अबाउट दीज प्रॉब्लम्स। इन्वॉल्विंग बोथ गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एफर्ट टू द कंजर्व द इन्वायरमेंट के लिए जरूरी नहीं है कि सिर्फ गवर्नमेंट ही मतलब एक्टिव हो, इसमें एनजीओ यानी कि नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, पीपल्स है, सोसाइटीज है, कम्युनिटीज है, हम सभी मिलकर इसके अंदर जो हेल्प कर सकते हैं, सो दैट वी कैन आल्सो shape our environment being polluted. Thanks for being watching and this is my channel Geography by Rohtas sir. You can also like, comment, share and subscribe my channel. Thanks a lot.